रेक्टल कैंसर में रोबोटिक सर्जरी का क्या रोल होता है? क्या रोबोटिक सर्जरी मलाशय के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल है या नहीं? आज हम जानेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। आई एम अ गैस्ट्रो एंड कैंसर सर्जन। मैं रोबोटिक सर्जरी में स्पेशलाइज करता हूँ। ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स और उनकी रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि रेक्टल कैंसर यानी कि मलाशय के कैंसर में रोबोटिक सर्जरी का क्या रोल होता है और इसे कैसे यूटिलाइज किया जाना चाहिए। क्या मलाशय के कैंसर को ट्रीट करने में रोबोटिक सर्जरी यूजफुल है या नहीं? तो सबसे पहले हम रेक्टम के बारे में या मलाशय के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे। तो रेक्टम या मलाशय ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा होता है। जो हमारा एनस होता है यानी कि जो हमारा गुदद्वार होता है, उसके जस्ट ऊपर जो हिस्सा होता है इसे हम मलाशय या रेक्टम के नाम से जानते हैं। इसका काम होता है स्टूल्स को या मल को स्टोर करना और उचित समय पे उसे रिलीज करना। तो रेक्टम इज वन ऑफ अ कॉमन साइट्स फॉर कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि बड़ी आंत का कैंसर, इसमें से एक बड़ा हिस्सा मलाशय के कैंसर का होता है और ये इसका इंसिडेंस इंडिया में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब मलाशय का जो लोकेशन है वो ऐसे होता है कि वो बॉडी में जो पेल्विस है यानी कि हमारा जो बोनी स्ट्रक्चर है जो पेल्विक ऑर्गन्स को एनक्लोज करता है, इसमें मलाशय जो होता है वो डीप होता है और डीपली सिचुएटेड होता है। मलाशय के कैंसर के लिए हम सर्जरी प्रीफर करते हैं, बट ये सर्जरी टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट होती है क्योंकि कई बार ये ऑर्गन पेल्विस में इतना डीप होता है कि इसे पहुंचना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी बात, अगर हम मलाशय के एनाटॉमी को देखें यानी कि उसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: अपर रेक्टम, मिडल रेक्टम और लोअर रेक्टम। अब इसमें जो मिडल और लोअर रेक्टम के जो कैंसर्स हैं, ये हमारे बॉडी का जो वेस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म है यानी कि जिसे हम स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा मसल होता है जो हमारे टॉयलेट की जो सेंसेशन होती है इसे कंट्रोल करता है। और स्फिंक्टर का काम करना ये ज़रूरी है क्योंकि हम हमारे टॉयलेट पे इस स्फिंक्टर से कंट्रोल रख सकते हैं। अगर स्फिंक्टर ना काम करे तो इसे इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। तो कई बार मिडल और लोअर रेक्टम यानी कि नीचे की तरफ जो मलाशय में जो कैंसर होता है वो ये स्फिंक्टर के बहुत नज़दीक होता है और कई बार हमें इस स्फिंक्टर को, कैंसर को पूरी तरह से निकालने के लिए इस स्फिंक्टर को भी सर्जरी के दौरान कट करके निकालना पड़ता है और ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को परमानेंट स्टोमा यानी कि कोलोस्टोमी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब हम ये जानते हैं कि रोबोटिक सर्जरी इस मलाशय या रेक्टम के कैंसर में कैसे यूजफुल हो सकती है। तो रोबोटिक सर्जरी एक मिनिमली इन्वेजिव या की होल सर्जरी का ऐसा टाइप है जहाँ पे हम रोबोट के द्वारा पेशेंट के ऊपर सर्जरी करते हैं। ये रोबोट सर्जन के कमांड्स को एग्जैक्टली फॉलो करता है और जो मूवमेंट्स सर्जन पेशेंट के बाहर कंसोल पे बैठकर करता है उसी मूवमेंट्स को एग्जैक्टली रोबोट रेप्लिकेट करता है। रोबोट अपने आप से सर्जरी नहीं परफॉर्म करता, ये टोटली सर्जन डिपेंडेंट सर्जरी होती है। बट रोबोट के मलाशय के कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। इसमें कुछ एडवांटेजेस ऐसे हैं कि नंबर 1, अगर ये लोकेशन बहुत डीप है और इनएक्सेसिबल है लैप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी से, तो रोबोट से हम यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। रोबोट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ओपन इंस्ट्रूमेंट्स से या लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी लंबे होते हैं और इसकी लेंथ इतनी होती है कि ये आराम से उस एरिया तक पहुँच सकता है। इसके साथ साथ इसमें एंडोरिस्ट फैसिलिटी दी गई है यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट में 360 डिग्रीज मूवमेंट करने की फैसिलिटी है जो हमारे ह्यूमन हैंड्स की मूवमेंट्स को इजीली मिमिक कर सकता है। यानी सर्जन जो मूवमेंट्स कंसोल पे बैठ के करता है वो सारे मूवमेंट्स इवन उस नैरो और रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में भी रोबोट रेप्लिकेट कर सकता है क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि इसका लेंथ, इसका डायमीटर जो होता है वो अराउंड 8 मिलीमीटर का होता है। तो जो जगह नैरो है, जो जगह इनएक्सेसिबल है, वहाँ तक ये इंस्ट्रूमेंट्स पहुँच के अपना काम आसानी से कर सकते हैं। सेकंड, रोबोट में हमें 10 to 12 टाइम्स मैग्नीफाइड विजन मिलती है और साथ ही साथ 3 डायमेंशनल व्यू मिलता है जिससे कि उस नैरो स्पेस में यानी कि पेल्विस में मलाशय के अराउंड जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको सेफली हम प्रोटेक्ट करके सिर्फ वो कैंसरस पार्ट को आसानी से निकाल सकते हैं।
नॉर्मल लैप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरीज में मलाशय की सर्जरी करने में कुछ रिस्क होते हैं, क्योंकि मलाशय का निचला हिस्सा हमारे बाकी के बॉडी के ऑर्गन्स से काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड होता है। इसमें कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जैसे कि हमारे ब्लैडर या मेल्स में प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल्स और यूरेथ्रा, जो हमारे सेक्सुअल फंक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ के साथ इस सर्जरी करते वक्त उन ऑर्गन्स को नर्व्स जो सप्लाई करते हैं, वो नर्व्स के इंजुरी होने के भी कुछ चांसेस होते हैं। बट अगर हम रोबोटिक से इसकी सर्जरी करें तो इन नर्व्स को हम मैग्नीफाइड विजन के होते हुए अच्छे से आइडेंटिफाई करके इन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं। इनकी इंजुरी होने का चांस बहुत कम हो जाता है। द थर्ड पार्ट, कभी कभी बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन वर्किंग इन अ नैरो स्पेस, इस सर्जरी को अगर लैप्रोस्कोपिकली शुरू किया जाता है तो इसे ओपन सर्जरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ओपन सर्जरी में कन्वर्ट करने के बाद भी ये सर्जरी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में अगर हम रोबोटिक सर्जरी यूज करते हैं तो इस सर्जरी का कन्वर्ट होने का चांस कम हो जाता है। सो इट इज मोर इजियर टू डू अ रेक्टल सर्जरी विथ हेल्प ऑफ अ रोबो। साथ ही साथ इसमें स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन, यानी कि जो हमारा बॉडी का मसल है जो डिफिकेशन यानी कि स्टूल पास करने को कंट्रोल करता है, इसका प्रिजर्वेशन रोबोटिक सर्जरी से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पॉसिबल है। और लास्ट फ्यू ईयर्स में इसके ऊपर काफ़ी सारे स्टडीज़ भी आए हैं जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को कंपेयर करके ये देखा है कि रोबोटिक सर्जरी इज़ बेटर इन कंपैरिजन विद ओपन और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। सो अगर रेक्टल कैंसर है और अगर ट्यूमर एक सर्टेन स्टेज के आगे नहीं बढ़ा है तो यू मे बी अ कैंडिडेट फॉर रोबोटिक सर्जरी। तो आपके डॉक्टर को ये डेफिनेटली पूछिए कि क्या रोबोटिक सर्जरी मेरे ऊपर करना पॉसिबल है। बट एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि रोबोटिक सर्जरी इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड सर्जरी। इट इज़ ओनली टू बी डन बाय द ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड पर्सन हु हैज़ अ एक्सपीरियंस इन रोबोटिक सर्जरी, अदरवाइज इससे हार्म भी हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर आपको रेक्टल कैंसर है और अगर आप रोबोटिक सर्जरी के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप मुझे मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आई विल बी श्योर टू गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच।